students, welcome to the session of Arhan Padhaku. I'm your maths mentor Zoha. आज मैं आपके लिए सैम्पल पेपर का सेशन लेके आई हूँ. आज के सेशन में हम उस सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो CBSE ने रिलीज किया है, ठीक है, अपनी साइट पे फॉर योर रिविजन ऑल्सो एंड फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑल्सो कि आपका जो मेन बोर्ड एग्जामिनेशन होगा टर्म 2 उसमें कैसे क्वेश्चन को कैटेगराइज किया गया है, कौन से क्वेश्चन के सेक्शन में पूछे जाएंगे और कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स कैरी करता है. ठीक है, सो ये आपकी हेल्प के लिए है और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज इशू तो CBSE ने ही किया है और बोर्ड एग्जामिनेशन कौन लेने वाला है, CBSE ही लेगा. और अब तक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपके पेपर ऑफलाइन ही होंगे. ठीक है, बिकॉज जो पिटिशन फाइल की गई थी कि पेपर ऑफलाइन कराया जाए वो CBSE ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और आपके पेपर ऑफलाइन होने हैं. तो पेपर सब्जेक्टिव होगा. जैसा ये पेपर है आज का सैम्पल पेपर वैसे ही पेपर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में होगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लेट्स सी कि कैसे आपका टर्म 2 कैटेगराइज किया गया है. सो देयर विल बी 3 सेक्शंस. ओके, in the first section A 6 questions will be there and of 2 marks each. यानी कि हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा. इंटरनल चॉइस प्रोवाइड करी गई है 2 क्वेश्चंस में, यानी कि 2 ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें आपको चॉइस दी जाएगी, जिसमें आप अपनी मर्जी से कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो. और ये इंटरनल चॉइस आपके हर सेक्शन में है. लाइक सेक्शन बी आपका 4 क्वेश्चंस का होगा, 3 मार्क्स कैरी करते हैं हर क्वेश्चन. इसमें भी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है. ठीक है, सेक्शन सी आपका 4 क्वेश्चंस का होगा, 4 मार्क्स कैरी करते हैं इसमें हर क्वेश्चन. इसमें भी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है. ओके, इसके बाद आपके 2 केस बेस्ड स्टडी भी हैं. अब केस स्टडी क्या है, इससे रिलेटेड आई थिंक किसी को भी डाउट नहीं है, बिकॉज हम टर्म 1 के लिए भी बहुत सारी केस स्टडीज पढ़ चुके हैं. ठीक है, चलिए, टोटल आपका जो मैक्सिमम पेपर होना है वो 40 मार्क्स का होगा. टोटल टाइम जो आपको दिया जाएगा दैट विल बी ऑफ 2 आवर्स. ओके, और ये टर्म 2 पूरा होना तो 50 मार्क्स का है, लेकिन जिसमें 10 मार्क्स आपके किसके लिए हैं, वो इंटरनल असाइनमेंट्स के लिए हैं जो आपके स्कूल आपको देगा. ठीक है, बट एग्जाम आपका 40 मार्क्स कैरी करता है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको इंटरनल चॉइस दे रहा है. ठीक है, जो इंटरनल चॉइस की हम बात कर रहे थे, इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ये और लगा हुआ है, दैट मीन्स आप फर्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो. ठीक है, या आप चाहो तो सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हो. बट अगर आपने दोनों क्वेश्चन कर दिए तो डोंट थिंक कि आपको दोनों क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. इन दैट केस इफ यू हैव अटेम्प्टेड बोथ द क्वेश्चंस, उस केस में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही सिर्फ इंक्लूड किया जाएगा, सेकंड क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिया जाएगा. अब उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं सही होता है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो और के केस में बहुत ध्यान दीजिएगा. एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा जिसमें आपको पूरा श्योर हो कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल सही होगा. दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, so first question states that find the value of A25 minus A15 for the AP and the AP series is given to you 6, 9, 12, 15. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से है. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं. देयर वर 2 फॉर्मूलाज इन द चैप्टर. फर्स्ट आपका था टर्म निकालने का एंड सेकेंड आपका था सम ऑफ सीरीज निकालने का. तो ये क्वेश्चन आपको सम तो नहीं पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपका टर्म पूछ रहा है. तो TN के लिए फॉर्मूला क्या था, A plus n minus 1 D. This was the formula to calculate the value of the particular term at nth position. यानी कि n पोजिशन पे कौन सी वैल्यू है उस टर्म की वो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से. ठीक है, नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज सोल्यूशन 1, फर्स्ट हमें A25 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो हम ये निकाल पाएंगे कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A25. ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ A25. सो 25 का मतलब आपको n की वैल्यू क्या मिल गई. नाउ इन दिस कंडीशन द वैल्यू ऑफ n इज 25. सो A25 इज इक्वल्स टू A प्लस 25 minus 1 D. Okay, now what is A, what is D, this you will get from your series. Question ने आपको series given है, दी है. ठीक है, so from this series you know the value of A. A क्या होता है, first term होता है. ठीक है, so from here you know the value of A is 6 and the difference कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके या थर्ड को सेकेंड से माइनस, इन एनी ऑर्डर. ठीक है, वो तो आप पढ़ चुके हो, ये तो रिविजन ही हो रहा है. So what we do, we subtract the first term from the second term and you get the value of D as 3.
Okay, now you know the value of A, you know the value of D, just put these value over here, you will have your 25th term. Like A will be 6 plus 24 multiplied by 3. This will give you 6 plus 3 4 12, 3 to 6 72 equals to 78. ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो हमारा A 25th टर्म है ना इस सीरीज का, वो क्या है 78 है. अब इसे हम TN से भी कर सकते हैं, ठीक है, इंडिकेट, और A25 से भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको T25 लिख देंगे तो ये कुछ अलग हो जाएगा, नहीं, ठीक है, एक ही बात है, कोई अलग इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. कहीं जगह पे AN से कंक्लूड कर दिया जाता है फॉर्मूला, कई जगह पे TN से कंक्लूड कर दीजिए. चलिए आपकी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है, बच्चों को, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, AN से ही कर देती हूँ, ठीक है, कि अगर कोई टर्म AN है nth पोजीशन पे तो उसको निकालने के लिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है. अब हम निकाल लेते हैं A15 की वैल्यू. वी विल यूज द सेम फॉर्मूला A plus 15 minus 1D. Okay, now put the value of A, 6 plus 14 multiplied 3. Here you will have 6 plus 42, and finally you have the value of A15 as 48. अब आपको A25 भी पता है, A15 भी पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं. हमें डिफरेंस पूछा गया था यहाँ क्वेश्चन में कि वैल्यू क्या है A25 माइनस A15 की, तो A25 आपने 78 निकाला, A15 आपने 48 निकाला, एंड द डिफरेंस इज 38. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, सो हमने फर्स्ट पार्ट किया था. हम तो यहाँ पे सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो मुझे तो आपको सारे सोल्यूशन करवाने हैं. सो चलिए, फर्स्ट का हमने सोल्यूशन देख लिया. अब हम इसके और पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं. If 7 times the 7th term of the AP is equal to 5th times the 5 times the 5th term, then find the value of its 12th term. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर 7 times 7th term का 7th term will be A7 is equal to 5 times 5th term का 5th term क्या हो जाएगा A5. ये कंडीशन आपको क्या है, गिवन है, ठीक है. और इसको फाइंड आउट करने के बाद आपको फाइंड क्या करना है, आपको 12th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. सो फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है A12. We will use the same formula as which we had used in the first question. क्या होता है an की वैल्यू, अगर हमें निकालनी हो किसी टर्म की वैल्यू, it is given by a plus n minus 1 d. So we are going to use this formula only in this question. 7 A7 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे A7 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा A plus 6D, राइट. चलिए इसको पुट कर दीजिए, A plus 6D is equals to, अगेन अगर हमें A5 की वैल्यू निकालनी है, हम n की जगह पे 5 पुट कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, A plus 4D. ओके, so let's use that value over here, A plus 4D. Now we will simplify this equation. 7A plus 42D is equals to 5A plus 20D. ओके, अगेन सिंप्लीफाई, 5A को इधर लेके चले जाते हैं, सो हमें मिलेगा 2A. हम इसको इधर लेके चले जाते हैं, या इधर नहीं भी ले जाते हैं, हम इधर ही रखते हैं, बिकॉज ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा. सो माइनस ये क्या हो जाएगा, 22, नॉट माइनस, प्लस 22D इज इक्वल्स टू 0. ओके, ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है, इसे डिवाइड कर दीजिए, A plus 11D is equals to 0. So from here you have the value of A plus 11D, which is ultimately equal to A12. So A12 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0. अब ये कहाँ से आया A12, चलिए जैसे हमने 7 की वैल्यू निकाली, 5 की वैल्यू निकाली, वैसे हम 12 का निकालते हैं, तो A12 क्या हो जाएगा, A plus 12 minus 1D, which will give you A plus 11D. Okay, so in place of A plus 11D, what you have done, you have put the value of A12. ठीक है, जिसका वो आंसर था A plus 11, हमने उसको रख दिया, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, A12 is equals to 0. So this is the given answer for this question. Okay, और ये क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इनका लेवल की अगर हम बात करें तो लेवल हम इसको इजी ही कहेंगे, ठीक है. Okay, let's move to next question. Find the value of m so that the quadratic equation mx f5x minus 6 plus 9 has two equal roots. Now this question is from quadratic equation.
ठीक है। अब इसमें आपको जो इक्वल रूट्स होते हैं, कहाँ पे रियल रूट्स नहीं होंगे या कहाँ पे रियल रूट्स होंगे, ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इक्वल रूट्स कब होते हैं आपको पता होगा, जब हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। डिटर्मिनेंट इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। अगर आपको ये आता है तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो लेट्स सॉल्व इट। इक्वेशन हमारी क्या थी, mx 5x minus 6 plus 9 equals to 0. Now first thing is to simplify this equation in order to make it similar to the general quadratic equation. Okay, so let's multiply, move this mx inside the bracket, open or you can say open the bracket. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 5mx square minus 6mx plus 9 equals to 0. Now this equation is similar to your general equation. So you can do what? You can compare this equation to general equation, general quadratic equation in order to get the value of a, b and c. Okay. On comparing, what you can write down, on comparing. Now students, one important thing कि आपका ये पेपर सब्जेक्टिव है, सो आपको पूरे सोल्यूशन कंप्लीट करने, लाइक एक मैनर्ड वे में सोल्यूशन एग्जाम में लिख के आना है। एंड आई थिंक इस टाइम पे आप सभी ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है या कभी भी आपको ये लगे कि अरे इस क्वेश्चन में क्या लिखें, सो क्वेश्चन के सोल्यूशन को आप 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दो। फर्स्ट आप गिवन लिख दो कि हाँ इस क्वेश्चन में ये गिवन है। देन आपको क्वेश्चन पढ़ के अगर ये समझ में आ गया कि हमें इसमें फाइंड क्या करना है, तो सेकंड पॉइंटर आप फाइंड का बना दो, यस टू फाइंड दिस। लाइक सपोज इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ m, ठीक है। देन थर्ड पार्ट अपने सोल्यूशन का सोल्यूशन बना लो, जो जैसे कि मैं ये जो आपका सोल्यूशन है ये आपका थर्ड पॉइंटर हो जाएगा, ठीक है। इन दिस वे आपका एक पूरा सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया और एग्जामिनर को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपके मार्क्स डिडक्ट करने का। डायरेक्ट सोल्यूशन करके मत आना, बिकॉज डायरेक्ट सोल्यूशन आपके सब्जेक्टिव में एक गुड इम्पैक्ट नहीं डालता है, ठीक है। पॉइंटर्स ही तो बनाने हैं और पॉइंटर्स बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फाइंड वाला भी क्वेश्चन से मिल जाता है, गिवन क्या है वो भी क्वेश्चन से मिल जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट में एक फाइनल स्टेटमेंट लिख देना, हो गया आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस इसलिए चाहिए क्योंकि जब आपकी ये हैबिट में रहेगा इस तरीके से सोल्यूशन को लिखना, तभी आप एग्जाम में भी लिखोगे, अदरवाइज वहां भूल जाओगे कि हाँ अरे हमें गिवन भी लिखना था, अरे हमें फाइंड भी लिखना था, फाइनल आंसर भी लिखना था। बिकॉज 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा है कि हम लोग डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं, सो ये हमारी हैबिट से चला गया। छोटे बच्चों की तो हैबिट से बिल्कुल ही चला गया, उन्हें पता ही नहीं है कैसे सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। सो आप ये गलती मत करिएगा, बिकॉज आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, आपका प्रॉपर सोल्यूशन एग्जाम में होना चाहिए हर क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए फर्दर, ऑन कंपेयरिंग इट विद ax square plus bx plus c equals to 0, what you will get the value of a, which is what, 5m, okay, the value of b, which is what, minus 6m, and the value of c, which is 9, okay. Now the quadratic equation, this equation has two equal roots. Now 5mx square minus 6mx plus 9 has two equal roots, okay. This implies b स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यानी कि 6m का स्क्वायर माइनस 4a क्या हो जाएगा, 5m हो जाएगा, c क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, 36m स्क्वायर माइनस 9 5 4 20 9 20 180 m इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं 36 से, 36 से ही कर देते हैं और 36 के साथ साथ m से भी कर देते हैं, बिकॉज m भी कॉमन है। तो यहाँ पे आपका बचेगा m, ठीक है। यहाँ आपका क्या बचेगा, आपने डिवाइड किया तो 36 की टेबल में 180 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0। साइड में आप ये लिख सकते हो कि आपने इस इक्वेशन को डिवाइड किया है किससे, 36m से, ठीक है। बिकॉज एग्जामिनर को क्या पता कि आपने किससे किया है, सो डिवाइड द इक्वेशन बाय 36, ओके। क्लियर हो गया, ठीक है। कोई पॉइंट छूटा नहीं आपसे, सब कुछ स्पेसिफाई हो गया। फ्रॉम हियर यू हैव द वैल्यू ऑफ m as 5 एंड दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया। गिव एंड फाइंड मैंने नहीं लिखा है, उसका पॉइंटर इंक्लूड कर लीजिएगा, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपका हो गया, ठीक है।
सो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। आई नो क्वेश्चन अगर हम इसे डायरेक्ट करते तो शायद हमें इतना टाइम नहीं लगता, बट सिंस आई एम राइटिंग एवरीथिंग कंप्लीट सोल्यूशन का एक एग्जाम्पल देने के लिए तो थोड़ा सा टाइम लगा। बट ये क्वेश्चन आपका कैरी कितने मार्क्स करता है? ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स ही कैरी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 states that from a point P, two tangents PA and PB are drawn to a circle having the center coordinate as 0 and R. If OP is equals to 2R, then find the angle APB. What type of triangle is APB? ठीक है, अब कौन से टाइप का ट्रायंगल है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में? एंगल APB। ठीक है, और ये आपका कौन सा चैप्टर है? ये आपका चैप्टर सर्कल होगा। ठीक है, जिसमें हमने टेंजेंट्स के बारे में इस सेशन में पढ़ा है। इस आपके 10th क्लास में आपने टेंजेंट्स फर्स्ट टाइम पढ़ा है। और इसके बारे में फर्स्ट पहले हम वो थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं जिससे हम टेंजेंट के बारे में जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं एक सर्कल पे, और उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है, जो डायमेंशन होती है, वो सेम होती है। तो अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये दो जो टेंजेंट्स होंगे ना, ये क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। आपको इस क्वेश्चन में अगर हम APO ट्रायंगल को देखें अभी, so this is R because it is the radius of a circle, this is 2R, it is given in the question. Okay, अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है, जो फर्स्ट, ये तो थ्योरम 2 थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं वो सेम ड्रॉ होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। एक थ्योरम आपने इस चैप्टर में और पढ़ रखी है कि जब टेंजेंट होता है सर्कल के सेंटर से, जो रेडियस होता है ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होता है। दैट मीन्स कि ये 90 डिग्री बनाता है। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम थी सर्कल चैप्टर में टेंजेंट से रिलेटेड। सो अगर ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स दिस ट्रायंगल APO इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज कर सकते हैं। सो लेट्स राइट डाउन कौन सी साइड क्या है। सो AO आपका क्या हो गया? ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेस एंगल हो गया थीटा, तो AP आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, AO आपका क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर। और आपका PO क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। नाउ गिवन क्या क्या चीजें हैं अगर हम देखें तो हमें AO गिवन है, दिस इज गिवन। ठीक, और क्या गिवन है? हमें PO गिवन है, दिस इज गिवन। ओके, नाउ अब आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से कौन सा रेशियो बनता है? रिवाइज करिए, आपने जितने भी रेशियो ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ रखे हैं। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस नहीं गिवन है, टैन थीटा यूज नहीं कर सकते। लेट्स कम टू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस गिवन नहीं है तो कॉस भी यूज नहीं कर सकते, टैन भी नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे हम साइन का यूज कर सकते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू perpendicular upon hypotenuse. Now perpendicular is given to you which is what? Which is AO, और AO आपका R है। Hypotenuse is given to you which is PO, PO आपका 2R है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला? साइन थीटा इज इक्वल्स टू R से R आपका डिवाइड हो गया, आपको मिला 1/2। ना 1/2 कौन सी वैल्यू पे आता है थीटा की? आपको पता होगा साइन की टेबल में 1/2 आपका कहाँ पे आता है? साइन 60 डिग्री पे आता है। ठीक है, सो साइन 60 डिग्री पे आपका आता है थीटा, तो थीटा हो गया, सॉरी 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री पे आता है। 60 डिग्री पे तो आपका √3/2 आता है। सो 30 डिग्री पे आता है आपका। फ्रॉम हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ थीटा एज 30 डिग्री। ठीक है, सो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज किया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज किया। क्यों यूज किया? बिकॉज यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई थी। ठीक है, सो जब कोई वैल्यू नहीं दी गई है और आपको एंगल निकालना है, सो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करके ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल गई। नाउ अब हमने थीटा की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा? एंगल APB। सो एंगल APB क्या होगा? एंगल APB आपका ये पूरा एंगल है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन होती है ये क्या करती है? बाइसेक्ट करती है टेंजेंट के ये वाले एंगल को, बाइसेक्ट करती है। ये हमने टेंजेंट वाले चैप्टर में बहुत जगह इसका प्रूफ देखा है। ठीक है, सो एंगल APB क्या हो जाएगा? एंगल APB आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल APO।
सो एपीओ आप पहले से निकाल चुके हो, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 30 डिग्री। सो यहाँ से आपको मिल गया 60 डिग्री। तो यू फाइनली गेट दैट दिस वैल्यू एपीबी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। अगर ये बराबर होती है तो दैट मीन्स कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। नाउ अगर ऐसा हुआ तो फिर ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये तीनों एंगल 60 डिग्री होना कौन से ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल की। ठीक है, सो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया, दोनों क्वेश्चन का, कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है एपीबी और एंगल एपीबी क्या है? 60 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the radius of its base is 56 centimeter, find its height. तो क्वेश्चन ये आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। ठीक है, सो लेट्स मेक द फिगर फर्स्ट। पहले सबसे फिगर बना लेते हैं। सो सपोज दिस इज अ कोन एंड दिस इज द बेस ऑफ अ कोन। ठीक है, अब आपके बेस जो दिया गया है उसकी रेडियस है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, what you have to find height, which is not given to you, but the question has given you curved surface area. Now you know that the formula for CSA of a cone is what? Pi r l. CSA of a cone is pi r l. ओके, ये कर्व सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला होता है ना। पाई हमें पता है, वैल्यू हमें पता है, आर पता है, सी एस ए पता है, बट डू वी नो द वैल्यू ऑफ एल? नो। सो हम यहाँ से एल फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट। ठीक है, जितनी चीजें हमें गिवन है उससे हम ये फाइंड आउट करेंगे, और गिवन और फाइंड में नहीं लिख रही हूँ, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फाइंड इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो वो आप खुद लिखिएगा, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सोल्यूशन पे आ जाते हैं। CSA ऑफ अ कोन इज गिवन टू यू विच इज व्हाट? 12320। ओके, पाई की वैल्यू हम जानते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर इज गिवन टू यू 56। ओके, एंड एल यू हैव टू फाइंड। क्या करते हैं, सारी वैल्यूज अगर कुछ डिवाइड हो रहा है, हाँ ये हो रहा है डिवाइड, इसको डिवाइड कर लिया, अब बाकी सारी वैल्यूज को हम ट्रांसफर कर देते हैं नेक्स्ट साइड पे। सो 12320 डिवाइडेड बाई 822 इज इक्वल्स टू एल। ठीक है, इसको 11 से डिवाइड कर लें। सो 11 1 1 2 0। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर लें, दिस विल गिव यू 560। इसको 8 से डिवाइड कर लें, दिस विल गिव यू 70। तो फाइनली यू हैव द वैल्यू ऑफ एल एज 70 सेंटीमीटर। ओके, तो एल क्या होता है आपको पता ही है, ये वाली साइड एल होती है, जो कि हमने निकाल ली कितनी? 70 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कोई भी बेस हाइट से किस एंगल पे इंक्लाइंड होता है? परपेंडिकुलर डिग्री के एंगल पे। तो दैट मीन्स हमें ये जो ट्रायंगल मिला ना, ये कैसा ट्रायंगल मिला? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला। So now we can use Pythagoras theorem over here to find out the value of h. Okay, so let's name it. This is A, this is C, and this is O. ठीक है, so हम क्या लगा सकते हैं? इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC by Pythagoras theorem. ठीक है, हमें क्या मिला? h square plus 56 square is equals to 70 square. ठीक, अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे 56 का स्क्वायर निकाले, 70 का स्क्वायर निकाले, तो क्यों निकाले? हमें आइडेंटिटी किस लिए पढ़ाई गई है? हम वो भी तो यूज कर सकते हैं ना। सो 70 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लगा दो आइडेंटिटी। तो 70 माइनस 56, 70 प्लस 56। ओके, एच स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगी 1764। ठीक है, नाउ स्क्वायर रूट यानी कि डिवीजन मेथड से आप इसको निकाल लेंगे तो आपको h की वैल्यू क्या मिलेगी? 42 सेंटीमीटर। सो फाइनली वी हैव अवर आंसर दैट द हाइट ऑफ दिस कोन इज 42 सेंटीमीटर। और इसे आप एक वर्ड में, एक स्टेटमेंट में फ्रेम करके अपना फाइनल आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इजी था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस समझना था और सॉल्व करना था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसेस गर्ग recorded the marks obtained by her students in the following table. She calculated the modal marks of the students of the class as 45. While printing the data, a blank was left. Find the missing frequency in the table given below. ठीक है, so ये आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, मोड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। ठीक, अब अगर इसमें मोड फाइंड आउट करना, तो हम समझ जाते हैं कि जिस भी फ्रीक्वेंसी की जिसकी भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है दैट वो हमारी मोडल क्लास हो जाएगी।
बट अब यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, हम मानते अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं x, तो हमें नहीं पता कि x की वैल्यू 10 से ग्रेटर होगी या 10 से लेस देन होगी, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, पढ़ा चुकी हूँ आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में, मैंने बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। सो हम क्या करेंगे, हम अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। और मोड का फॉर्मूला आपका क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है मोड का आपका L प्लस H मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाता है F1 माइनस F0, नीचे हो जाता है आपका 2 ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोड, ठीक है। अब क्वेश्चन में मोड तो आपको दे रखा है 45, ठीक। अब आपको L की वैल्यू चाहिए, L क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी है। अब मॉडल क्लास आपको कहाँ से मिलती है, मोड से। ये आपका 45 है, ठीक है। 45 किस क्लास के बीच में आ रहा है, 45 आएगा 40 to 60 के बीच में। सो दिस इज द मॉडल क्लास। नाउ इफ दिस इज द मॉडल क्लास, ठीक है, सब साइड में हम लोग सब लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें मिल गई। सो मॉडल क्लास हमें मिल गया क्या, 40 to 60, ओके। उसके बाद जब मॉडल क्लास आपको मिल गई तो फिर आपको लोअर लिमिट मिल जाएगी, क्योंकि वो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है। लोअर लिमिट क्या हो गई, 40, ये आपकी लोअर लिमिट हो गई, ओके। इसके बाद आपको h चाहिए, h क्या होती है, ये होती है विड्थ ऑफ द क्लास। तो विड्थ ऑफ द क्लास किसी से भी आप निकाल लो, पांचों में से कोई भी क्लास, ये आपकी क्या है, 20, ओके। नाउ f1 क्या होता है, f1 जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज f1। सो दिस इज f1, जो कि क्या हम मान लेते हैं, x मान लेते हैं। F2 क्या होती है, इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज F2, ओके। और F0 क्या होती है, मॉडल क्लास से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज F0। चाहे आप इसको F0 कह लो, चाहे आप 0 कह लो, एक ही बात। सो F0 आपको क्या मिल गया, 10, और F6 आपको सॉरी F2 आपको क्या मिल गया, F2 आपको मिल गया 6। नाउ हमें सारी वैल्यूज मिल गई, हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। So mode is what? Mode is 45. L is what? L is 40. H is what? H is 20. Multiply. F1 x है. X minus F0 means x minus 10. 2 of F1 means 2x minus 10 minus 6. ठीक है, सब कुछ हमने लिख लिया। अब हमें बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। इसको हम इधर लेके चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। सो 5 इज इक्वल्स टू 20, मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लेते हैं इसको, x माइनस 10, 2x माइनस 16, ओके। नाउ 20 को अगर हम चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, so ये हो जाएगा 4। सो यू हैव 1/4 इज इक्वल्स टू x माइनस 10, यहाँ 2 कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 8, 2 कॉमन है, डिवाइड कर सकता है। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिलेगा, 2x minus 20 is equals to x minus 8. From here you have the value of x is equals to minus 8 plus 20, that means 12, and 12 is the required answer. So ये आपका जो आंसर था, यहाँ पे जो वैल्यू आनी थी वो क्या आनी थी, यानी कि मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही सबसे हाईएस्ट होती है। सो दिस इज 12, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, जिसे जो कि है 40 to 60, और यही आपको निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे। आपको पता है सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलती थी, एक तो हमें फर्स्ट में ही मिल गई, अब हमें सिक्स्थ क्वेश्चन में मिलने वाली है। सो फर्स्ट इज दिस क्वेश्चन एंड सेकंड इज दिस क्वेश्चन, ओके। अब इसमें से जो आपको इजी लगता है वो आप एग्जाम में कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे दोनों ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? ठीक है, सो क्वेश्चन आपने बोल रहा है प्रेजेंट एज निकालिए। सो लेट हर प्रेजेंट एज बी व्हाट, x, ठीक है। अब फिर से स्टेटमेंट पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है। इफ ऋतु वर यंगर बाय 5 years व्हाट शी रियली इज, अभी वो क्या है, जो वो है, अगर वो उससे 5 साल छोटी होती तो उसकी स्क्वायर, उसकी एज का स्क्वायर क्या होता, वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स द हर प्रेजेंट एज। ठीक, सो 5 साल छोटी होती अभी से तो x माइनस 5 की होती, और इसका स्क्वायर कर दें तो ये इसका स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर 11 ज्यादा होता है, वुड हैव बीन 11 मोर देन, ठीक है। सो 11 मोर देन मतलब 11 नेक्स्ट साइड प्लस हो रहा है, किसमें, 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज में, दैट मीन्स 11 प्लस 5 x, ओके।
दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब ये मैंने आपके सामने अभी ही बनाई है, तो ऐसा नहीं है मैंने इसको रट के रखा था, ठीक, बस स्टेटमेंट को समझा है और उसी को फ्रेम किया है। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक की वैल्यू निकाल लेनी है और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये पार्ट मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना और हम सिर्फ आपको ये बता देते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी। ओके, x की दो वैल्यू आएंगी स्टूडेंट्स, 1 और 14, ठीक है। अब क्या ये दोनों ही आंसर होंगी? एज दो तो नहीं हो सकती, एज तो इसमें से सिर्फ एक होगी, तो किसे रिजेक्ट करना है, किसे इंक्लूड करना है? देखिए, जब हम अगर हम मान लेते हैं ऋतु की प्रेजेंट एज 1 है, तो क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला कि अगर वो 5 साल पहले की बात कर रही होती तो 5 साल पहले क्या उसकी एज क्या होनी चाहिए? फिर अगर वो अभी 1 साल की है, इसका मतलब 5 साल पहले तो वो थी ही नहीं, तो हम उस केस को इंक्लूड नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारी जो ये प्रेजेंट एज 1 है ये नहीं पॉसिबल है। तो सिर्फ हमारा क्या आंसर हुआ? हमारा 14 आंसर हो गया कि इसकी प्रेजेंट एज क्या है, 14 है। ओके, चलिए इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज हमें सॉल्व करनी है इस इक्वेशन की वैल्यू एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? लेट्स मूव। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सेकेंड। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है? यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। सो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं? इसको कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, ना हम कंपेयरिंग क्यों कर रहे हैं? हम फैक्टर्स बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल है, और जब एक से ज्यादा वेरिएबल होगा तो फैक्टर्स बनाना पॉसिबल नहीं। देन वी हैव टू यूज ओनली वन फॉर्मूला विच इज श्रीधराचार्य, ठीक है, जिससे हम अपनी x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, हमें क्या क्या मिलने वाला है? हमें a b c की वैल्यू मिलने वाली है। a क्या हो जाएगा आपका 9, b क्या हो जाएगा आपका -6p और c क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला जो होता है, बाय यूजिंग फॉर्मूला, विच फॉर्मूला? श्रीधराचार्य। कौन सा फॉर्मूला होता है? x की वैल्यू क्या होती है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से हमें डायरेक्ट अपनी इक्वेशन के रूट्स मिल जाते हैं। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। सो फ्रॉम हियर x इज इक्वल्स टू माइनस बी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6p हो जाएगा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36p स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a मतलब 36, और उसके बाद c आपको मल्टीप्लाई करना है तो 36p स्क्वायर प्लस 36q स्क्वायर, ठीक है। नीचे आपका हो जाएगा 2a, तो 2a मतलब 90, 2 इंटू 9 18 हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 36p स्क्वायर से 36p स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सो यू हैव x इज इक्वल्स टू 6p प्लस अंडर रूट 36q स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा? 6q हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे आप माइनस का साइन में भूल गए, तो 6p प्लस 6 प्लस माइनस 6q इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब यहाँ एक बार आपको प्लस साइन लेना होगा और आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक बार आपको माइनस साइन। अब आप क्या देख रहे हो कि 6 जो है ना वो कॉमन है, तो 6 अगर हम कॉमन ले लें तो नीचे आपका क्या बचा? खाली 3 बचा, बिकॉज 6 डिवाइड कर देगा। सो फाइनल आंसर आपका x का क्या आया? p प्लस क्यू बाई 3, और दूसरा आपका आया p माइनस क्यू बाई 3। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये थे आपके 6 क्वेश्चंस, ठीक है। 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस थी, मैंने आपको पहले बता दिया दोनों बिल्कुल मत करिएगा, अदरवाइज फर्स्ट चेक होगा और अगर वो गलत हो गया बाय चांस तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, सेकंड चेक ही नहीं किया जाएगा, ठीक। सो हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के थे। ओके, चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन बी पे, ठीक है। इसमें भी आपके जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, ठीक है। सो सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जम्प्ड बाय द स्टूडेंट्स, इंटरप्रेट द मीडियन। आपको मीडियन निकालना है इस क्वेश्चन में और मीडियम को इंटरप्रेट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई मिस्ड नहीं है, मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बट बिफोर दैट आपको पता है मीडियन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक टेबल इंक्लूड करनी पड़ती है। सो आई एम नॉट गोना मेक टेबल ओवर हियर, मैं यहीं पे एक कॉलम इंक्लूड कर दे रही हूँ सी एफ का, और सी एफ निकालना आप लोग जानते हो क्या करना होता है, हमें फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चलना होता है। सो 40
40 में ऐड किया 80, ये हो जाएगा 120, 120 में 62 ऐड किया, ये हो जाएगा आपका 182, 182 में आप क्या ऐड करने वाले हो, 38 ऐड करने वाले हो, ये हो जाएगा आपका 220। ओके, 220 में हमने 30 ऐड किया, ये हो गया 250। ठीक है, अब ये 250 गिवन 250 से मैच कर रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल परफेक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है। ना फॉर्मूला क्या कहता है, आपका फॉर्मूला कहता है मीडियन के लिए कि आपको सबसे पहले n/2 निकालना होगा, बिकॉज आपको मीडियन क्लास की भी जरूरत है। सो व्हेन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n/2, n क्या होता है, जो लास्ट में आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट की होती है वो होती है n। सो 250/2, ये कितना हो गया, ये हो गया 125। अब ये जो 125 है, हमें इसकी हाईएस्ट वैल्यू को देखना है, इससे बड़ी वैल्यूज को देखना है जो कि आपकी CF में आ रही हो। सो 120 125 जो है वो 120 और 182 के बीच का आएगा। हाईएस्ट की बात करें तो 182 हाईएस्ट होगा। सो इसका मतलब कि ये जो क्लास है ना, दिस इज द मीडियन क्लास। ओके, समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब सारे जो इनिशियल्स लिखे हैं हमने, उनकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर ली। वो हमें कहाँ से मिलेंगी, वो आपको इसी टेबल से मिलनी है। मीडियन क्लास मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। चलिए अब मीडियन क्लास हम लिख लेते हैं। क्या मिला हमें, मीडियन क्लास हमें मिला 223। ठीक है, लोअर लिमिट की बात करें तो मीडियन क्लास से लोअर लिमिट आपको मिल गई 2, तो दैट मीन्स एल की वैल्यू हो गई 2। एच की बात करें दैट मीन्स विड्थ, तो टेबल की क्लासेस से आप किसी भी क्लास से निकाल लो, विड्थ इज 1 मीटर। ओके, उसके बाद बात आ जाती है n/2 की, तो n/2 आप निकाल चुके हो, n/2 क्या है 125 है। और हमें क्या चाहिए, हमें CF चाहिए। CF क्या होता है, जो भी मीडियन क्लास होगी उससे पहले वाला जो CF होगा वो हमें CF की जगह पे इंक्लूड करना है। सो CF इज इक्वल्स टू व्हाट, 120। F क्या होगी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है F विच इज 62। सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है, अब बस हमें वैल्यू को लिखना है और मीडियन फाइंड आउट करना है। चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं मीडियन के फॉर्मूले के सारे इनिशियल्स की वैल्यूज, तो L हो जाएगा 2 प्लस 125 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 62 मल्टीप्लाई 1। ओके, सो दिस इज 2 प्लस 5 अपॉन 62, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, ना एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 124 प्लस 5 अपॉन 62, दिस विल गिव यू 129 अपॉन 62। ठीक है, इसको अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं पॉइंट में, तो ये समवॉट आपका आंसर आएगा 2.08 मीटर। सो इसका मतलब हमें मीडियन क्या मिल गया, हमें मीडियन मिल गया 2.08 मीटर। बट आपके क्वेश्चन ने खाली यहीं तक आपसे नहीं पूछा, क्वेश्चन ने बोला मीडियन डिस्टेंस तो निकालिए, साथ ही साथ इंटरप्रेट भी करिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब है कि यहाँ पे आप इस मीडियन से ये बताइए कि कितने बच्चे जंप करने वाले हैं, कितने बच्चे जंप नहीं करने वाले। सो अगर 2.08 मीटर है, ठीक है, फर्स्ट हम कुछ चीजें इरेज कर लें, लाइक ये टेबल क्लियर कर, 2.08 कहाँ लाई करने वाला इसमें, यही हमारी मीडियन क्लास थी। तो आप देख रहे हो कि इधर और इधर कितने बच्चे होंगे, 50% इधर हो गए, 50% इधर हो गए। सो 50% बच्चे आपके क्या करने वाले, जंप करेंगे, लॉन्ग पार्टिसिपेट करेंगे लॉन्ग जंप कंपटीशन में, और 50% बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लॉन्ग कंपटीशन में। ठीक है, तो ये आपका इंटरप्रेट करना था, बस आपको एक स्टेटमेंट और ऐड करना है, कुछ और नहीं करना है कि यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा करना है, नहीं, जस्ट इंटरप्रेट का मतलब है कि आपको एक वर्ड में स्टेटमेंट लिख देना है दैट 50% स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन एंड 50% आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। ओके, अब ये 50% आप यहाँ से देख के निकाल सकते हो। लाइक 182 बच्चे हैं इस ग्रुप में, 182 की बात करें तो 2.08, ये 2 से 3 है ना, एक इंटरप्रेट करना है, एग्जैक्ट हमें कुछ नहीं पता है। 2.08 हमारी मीडियन है, तो 2.08 हम मान लेते हैं कि कम से कम 2.08 2 to 3 के बीच में 150 बच्चे तक 2.08 मीटर कवर करने वाले, तो इसका मतलब आधे हो गए ना भाई, 250 का क्या हो गया, वो आधा ही तो आया इस वाली क्लास में। सो 50% हम कहेंगे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 50% कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Construct a pair of tangents to a circle of radius 4 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degree. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको
टैंजेंट बनाना है, दो टैंजेंट, पेयर ऑफ टैंजेंट मतलब दो ही टैंजेंट बन सकते हैं, टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये दोनों ही टैंजेंट एक दूसरे से 180 डिग्री पे इंक्लाइन। सबसे पहले हम एक रफ आइडिया बनाते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये दो टैंजेंट्स हैं और इनके बीच में आपका ये सर्कल ड्रॉन है, ठीक। ये आपका टैंजेंट पी ए है, ये आपका टैंजेंट पी बी है, एंड हियर इज द सेंटर। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक फोर साइड का फिगर बन रहा है जो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके सारे एंगल का सम 360 होता है और इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन ने आपको ये बोला कि जो दोनों टैंजेंट है ना, ये 60 डिग्री का एंगल एक दूसरे से इंक्लाइन कर रहे हैं। सो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, ऑफ कोर्स इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो इसके ये जो दोनों अपोजिट एंगल्स के सम है ये क्या होने चाहिए, ये आपका होना चाहिए 180। सो एक आपको पता है तो दूसरा आपको ऑब्वियस पता चल गया 120 डिग्री, ठीक है। और दो जो एंगल बचे हैं ना, ये आप पहले से जानते हो क्योंकि टैंजेंट की प्रॉपर्टी के परपेंडिकुलर होते हैं सर्कल के रेडियस से, तो ये दोनों हो गए परपेंडिकुलर, दैट मींस 90 90। अब आपको ये पता चल गया कि अगर हमें टैंजेंट बनाना है, इस तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन करना है, ये जो सेंटर पे एंगल होना चाहिए दो रेडियस का, ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, लेकिन इनके बीच का जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 120 होना चाहिए। सो हम अपने कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ओके। First of all, what you will do, first of all, you will draw a circle of radius 4 centimeter, and that circle will have a center O. Now draw a radius OA, ठीक। अब यहाँ OA पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है 120 डिग्री। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास एट O एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। जब आपने आर्क ड्रॉ कर लिया, अब आप कंपास के पॉइंटर को यहाँ पे रखोगे, नेम कर लेते हैं इसको हम Q, ठीक है। Q पे रखोगे एंड यू विल मेक टू आर्क्स ऑफ द सेम डायमेंशन, ठीक है। जिससे आपने ये आर्क OQ बनाया है, इसी डायमेंशन के दो आर्क आप Q पे कंपास रख के बनाओगे, ठीक है, लाइक दिस। और ये जो सेकेंड आर्क होगा, इससे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, दैट विल बी द सेकेंड रेडियस फॉर द सर्कल OB, बट इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक। इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने, ये वाला और ये वाला। नाउ हमें ये पता है कि ए पे भी 90 डिग्री बन रहा है, बी पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू मेक अ 90 डिग्री एंगल ऑन ए एंड ऑन बी बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्री, बहुत ईजी है कंस्ट्रक्ट करना। 90 डिग्री तो सबको आता होगा, नो डाउट। यहाँ से आपको क्या बनाना है, आर्क लगाना है, देन ये आपको दो आर्क लगाने हैं, देन आपको उनको बाइसेक्ट कर देना है। ये आपको मिल गया आपका पॉइंट P। अभी P नहीं मिला है, P यहाँ पे नेम नहीं कर सकते हम, इसको मान लेते X मिला और आपने X को ज्वाइन करा दिया, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे आप इस B से आप क्या करोगे, एक आर्क लगाओगे, देन आपको 60 120 मिलेगा, इनको बाइसेक्ट कर दोगे, तो ये आपका 90 डिग्री बन गया B से, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। अब मान लेते हैं ये आपका कोई पॉइंट था Y, तो बी वाई को ज्वाइन करा दिया आपने, एक्स ए को ज्वाइन करा दिया, जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी दिस विल गिव यू पॉइंट P। और ये आप बनाने के बाद अपने प्रोटेक्टर से इसको चेक कर लेना, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। और हो गया आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। PA and PB are the required tangents which are inclined at an angle of 60 degree, ठीक है। सो हमने पहले एक रफ मेजरमेंट किया कि कैसे ये बनाया जा सकता है और उसके बाद उसी को कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, सर्कल बनाना आता है, 120 डिग्री बनाना 6th क्लास से सीखते चले आ रहे हैं, 90 डिग्री बनाना 6th क्लास से सीखते चले आ रहे हैं। कुछ नहीं करना था, बस आपको ये याद रखना था कि हाँ ऐसा कैसे किया जा सकता है, और ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के ये पॉसिबल नहीं है कि उस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे आपके दिमाग में ये चीज क्लिक करे, अदरवाइज आप सर्किल ही बनाते रह जाओगे और ढूंढते रह जाओगे 60 डिग्री बनाना कहाँ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9। The distribution given below shows the runs scored by a batsman in one-day cricket matches. Find the mean number of runs. आपको इस क्वेश्चन में मीन निकालना है, ठीक है। मीन निकालने का भी अपना एक सेट प्रोसीजर था, जैसे आपके मीडियन का है, मॉडल का है। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता ही होगा ये हमारी F हो जाती है और ये हमारा X हो जाता है, लेकिन यहाँ X क्या होता है, क्लास मार्क होता है। X यहाँ पे आपको दिया
नहीं है, ये आपको क्लास दी गई। तो x आपको क्या करना है, x आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। सो x की टेबल हम नीचे बनाते, कैसे फाइंड आउट करना है, क्लास साइज आपको क्लास मार्क आप जानते ही हो, 0 + 40 करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो हम x का एक कॉलम बनाने वाले हैं यहीं नीचे, ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टल बनी है तो मैं उसी में बना ले रही हूँ, आप एक अलग से वर्टिकल टेबल प्रॉपर बनाना, ठीक। तो दिस इज द क्लास साइज गिवन टू यू, नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द क्लास मार्क, और यू कैन से x. So 0 + 40 upon 2 will give you 20. 40 + 80 will be equals to what? 120. 120 upon 2 will be 60. अब देखो ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, 40 का डिफरेंस आ रहा है ना, 40 40 जोड़ते चलो, 20 + 40 60, 60 + 40 100, 100 + 40 140, 140 + 40 180, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, इट्स वेरी इजी, आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको fx का कॉलम बनाना है, ठीक है। जैसे ये हमने x का बना लिया, अब हम fx बनाएंगे, उसमें हमें क्या करना है, f को x से मल्टीप्लाई। So here you have 240. Okay, here you have 1200. Just a second. 240. Here you have 1200. Okay. Here you have 3500. Okay. Here you have 0. और ये हो जाएगा आपका 420. Here you have 0. और 18 3 कितना होता है, ये होता है आपका 54. 5 के 8 into 36, 4140. ठीक है। अब आपको पता है आपको क्या चाहिए होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिग्मा, सिग्मा मीन्स इट इज अ साइन ऑफ समेशन, मीन्स यू हैव टू सम द वैल्यूज ऑफ fx. सो अगर आप सम करते हो fx को, देखो f सबसे पहले सम कर लेते हो, थोड़ा इजी पड़ेगा ना, तो सम f का पहले कर लेते हैं। 12 + 20 32, 32 + 35 67, 67 + 30 97, 97 + 23 ये हो जाएगा आपका 120, ओके। अब हम करते हैं fx का सम करोगे, आपका आंसर आएगा 13280, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको डिवाइड कर लेना है, ऑन डिवाइडिंग यू विल हैव 110.67, ओके। तो ये आपका हो जाएगा रन्स, बिकॉज हम रन्स कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये आपका मेन रन हो गया, ठीक है। सो ये भी लगा सकते हो, प्लस यू हैव रेड अबाउट अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द मीन विच इज एज्यूम्ड मीन मेथड। तो वैल्यूज बड़ी हैं, अगर आप चाहो तो आप इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है। जहाँ पे वैल्यूज बड़ी हो जाती हैं हम एज्यूम्ड मीन भी लगाते हैं, बट अगर किसी ने इस मेथड से भी कर दिया विच इज नोन एज डायरेक्ट मेथड, सो इट डजंट मीन कि आंसर आपका गलत आएगा, आंसर किसी भी मेथड से करो सेम ही आना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Two vertical poles of different heights are standing 20 meter away from each other on the level ground. Okay, so दो पोल खड़े हैं 20 meters की डिस्टेंस पे, so 1 और 2, ठीक। इसे हम मान लेते हैं पोल 1, इसे हम मान लेते हैं पोल 2, and these are 20 meters apart from one another. The angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole. तो फर्स्ट पोल के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सॉरी सेकेंड पोल के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फर्स्ट पोल के टॉप पे, दैट इज 60 डिग्री, एंड इन द सेम मैनर इसके टॉप से यहाँ वाले जो सेकेंड वाले का फर्स्ट वाले का फुट है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री, ओके। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द पोल, आपको दोनों पोल्स की हाइट्स की डिफरेंस निकालनी है, एंड गिवन इज दैट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ √3 एज 1.7. अब ये नहीं दिया होता तो हम सिर्फ √3 में आंसर छोड़ते जो कि ज़्यादा इजी होता है, बट अब दे दिया है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सपोज द हाइट ऑफ दिस पोल इज h1 एंड द हाइट ऑफ दिस पोल इज h2, सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस, और डिफरेंस बड़े से छोटे का निकलता है, तो जो भी बड़ा आएगा उसका हम निकालेंगे, ओके। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब हम जानते हैं ये बेस एंगल कैसे होते हैं परपेंडिकुलर, सो यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करना है, ऑब्वियसली दिस इज अ question from applications of trigonometry chapter. So let's start solving. Taking triangle in triangle PXY. Okay. यहाँ पे हम लगाते हैं tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है आपका h2, बेस है आपका 20, okay. Now the value of tan 60 is what? The value of tan 60 is √3. So h2 upon 20, okay. This will give you h2 is equals to 20 √3. √3 की वैल्यू रखनी है 1.73. चलो मल्टीप्लाई कर दो 0 6, ये हो जाएगा 34, 2 डिजिट्स बाद पॉइंट लगा दो, सो ये आपका आंसर आ गया h2 का, ठीक।
In the similar manner, you will find out the value of h1, but in that case you have to use the another triangle, that is in triangle QYX. सेम कॉन्सेप्ट का यूज करना है. क्या करेंगे हम? tan 30 degree is equals to perpendicular which is h1 and base which is 20. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 30. लर्न होगी आप लोगों को क्या होती है, अंडर रूट 3 होती है, सॉरी 1/√3 होती है. 1/√3 इज इक्वल्स टू h1 20. ओके, नाउ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, h1 20/1.73. ठीक है, 0.04 मीटर. ठीक है, अब ये आंसर वेरी कर सकता है. वेरी करने का मतलब 23 तो आना ही आना है. 0.04, 0.06 या किसी का 0.08 ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हम कोई √3 की अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू ले रहे हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा. और एक तरीका और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. तरीका का मतलब ये नहीं है कि आपको ये मेथड नहीं लगाना, यही सेम मेथड यूज करना है, बस आप वहां पे √3 की वैल्यू नहीं लिखेंगे. ठीक है, चलिए मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ कि इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे लगाते हैं. लेट्स क्लियर दिस. ओके, सो फर्स्ट आपका क्या आया था, एक आया था आपका 20/√3, दूसरा आया आपका 20/√3. अब हमें इन्हीं का तो डिफरेंस निकालना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालना है तो हम माइनस लगा देते हैं. ठीक, इनका डिफरेंस निकालना है. अब आप क्या करो, √3 को क्या कर लो, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लो. सो ये हो जाएगा 20 × 3 -20. ऊपर क्या आ गया आपका, ऊपर आ गया आपका 60 -20, दैट मीन्स ये हो जाएगा 40/√3. ओके, रैशनलाइज कर दो, √3 ये क्या हो गया 40 × 1.73. ठीक है, 1.73/3. आप किसी को, अब यहाँ पे देखो, जो हमें यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट निकालना है वो नहीं निकालना पड़ेगा, हमें बस लास्ट में यहाँ पे एक बार पॉइंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और वो भी आपका 23.0 समथिंग का ही आंसर देगा. मान लेते हैं 4 दिया या 6 दिया, सेम आंसर देगा. तो जो पहले पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं वो लास्ट में कर सकते हैं, और जिन्होंने वैसे किया है उस तरीके से भी आंसर सेम है. तो दोनों ही मेथड आप लगा सकते हो. ठीक है, बाकी प्रोसीजर कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, आपको लगाना वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला ही है. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है और सेक्शन बी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन में दी हुई है जो कि इसमें दी गई. अब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि एग्जाम में जो आपका बोर्ड आया उसमें भी 10 ही क्वेश्चन में हो, सेक्शन बी के किसी भी क्वेश्चन में हो सकती है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में. अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. एक बॉय है, ठीक है, वो कहाँ पे खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग. ठीक, सो ही इज 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग. ठीक है, सो हम ये मान लेते हैं ये आपकी बिल्डिंग है पी एक्स. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई. उसकी आई कहाँ होगी, यहाँ पे होगी बॉय की आई. सो वो टॉप पे देख रहा है बिल्डिंग के. ठीक, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आई से बिल्डिंग के टॉप पे, दैट इज 60 डिग्री. कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. आपको बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी है. अब बॉय 1.7 मीटर टॉल है. ठीक, सो इफ दिस इज 1.7 मीटर, ऑब्वियसली दिस विल बी 1.7 मीटर. और हमें क्या करना होगा, हम लेट कर लेंगे कि लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग px इज इक्वल्स टू x मीटर. ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया. अब हम लगाएंगे क्या, अपना फॉर्मूला. ठीक है, जो वही ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट. यहाँ पे आप मान लो इसको कोई नेम दे दो, दैट इज q. ओके, अब हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट हम ले लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, फर्स्ट हम ले लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू बी, और ये दोनों ही आपके क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे. ठीक है, बिकॉज ये तो देखो आपका पूरा रेक्टेंगल हो गया, सो दिस इज ऑल्सो 50 मीटर. अब नीचे वाले का कोई काम नहीं है. ओके, बाद में बस हमें हाइट निकालने के लिए 1.7 की जरूरत पड़ेगी, बाकी नीचे इस रेक्टेंगल का कोई काम नहीं है. इन ट्रायंगल पी क्यू बी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर इज PQ और बेस इज QB. Now PQ is what? PQ क्या हो जाएगा, टोटल आपका x है. ठीक, यहाँ मान लेते हैं चलो PQ ही x है. ठीक है, ये आप यहाँ पे हाइट
चलो अच्छा हाइट मान ली है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 1.7 हो जाएगा, बिकॉज पूरी x है, इसमें ये 1.7 है तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो x माइनस 1.7, क्यू भी आपका 50 मीटर है। ओके, tan 60 की वैल्यू अंडर रूट थ्री यहाँ पे भी आपको 1.73 रखना है। सो x माइनस 1.7 इक्वल्स टू 50। अगर हम वैल्यू रख देते हैं अंडर रूट 3 की, सो 50 मल्टीप्लाई 1.73 इज इक्वल्स टू x माइनस 1.7। 1.7 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 5 3 15 5 7 35 6 5 1 1 3 8 86.50 plus 1.7 is equals to x, and this will finally give you 88.20 equals to x। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर कि x की वैल्यू यानी कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो क्या है, x की बिल्डिंग की हाइट थी तो बिल्डिंग की हाइट क्या है 88.20 मीटर। ओके, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके किससे थे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से थे। लेट्स सी द नेक्स्ट वी हैव सेक्शन नंबर सी। ठीक है, और इसमें सारे क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के होंगे और किसी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई होगी। ठीक है, Question 11. The internal and external radii of a spherical shell are 3 cm and 5 cm respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find the height of the cylinder. Also find the total surface area of a cylinder. ना स्टूडेंट्स, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए, पहला तो आपको हाइट निकालनी है, दूसरा आपको टीएसए निकालना है। सो ईच पार्ट विल कैरी 2 मार्क्स। ओके, अब जब आपको पता है, मैंने आपको जब लेसन पढ़ाया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी हम 3D शेप्स में एक से शेप बदल के उसका दूसरा शेप बनाते हैं तो इन दैट केस उनका वॉल्यूम क्या होता है, सेम ही होता है। तो यहाँ पे आपका स्फेरिकल शेल रिकास्ट करके क्या बनाया जा रहा है, सॉलिड सिलेंडर। So that means volume of spherical shell is equals to volume of cylinder. Okay, now what will be the volume of spherical shell? 4 upon 3 pi r1 cube minus r2 cube, ये होगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक ही आर। अब यहाँ डायमीटर गिवन है, सो ऑब्वियसली रेडियस के लिए आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड, सो डायमीटर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। नाउ यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज ओवर हियर। सो 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, 4/3 r1 मीन्स 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब प्लस आर स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट जो कि नहीं दी गई है, आपको फाइंड आउट करनी है। 4/3 ये हो जाएगा आपका 125 माइनस 27 इज इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लाई एच। ओके, 4/3 मल्टीप्लाई 49 यहाँ ले आते हैं और यहाँ आपका क्या बचा, 15 माइनस 7 8, 11 माइनस 2 विल बी 9 इज इक्वल्स टू एच। 49 की टेबल में 2 टाइम्स आपका 98 आता है। सो फ्रॉम हियर यू हैव द वैल्यू ऑफ एच एज 8/3 मीटर। इन पॉइंट ऑल्सो यू कैन राइट इट 3 ये हो जाएगा 2.666, कैरी ऑन चलता ही रहेगा। सो हम इसे 2.67 मीटर अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। ओके, नॉट मीटर, सेंटीमीटर में सब कुछ है तो सेंटीमीटर। ठीक, अब आपने निकाल लिया यहाँ पे height. Next you have to find the TSA of a cylinder. Now you must know the formula for TSA of a cylinder. So अब इतना पार्ट समझ में आ गया, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। ठीक है, क्योंकि TSA निकालने के लिए भी स्पेस चाहिए, but remember that the height is 2.67 meter. Now the TSA of a cylinder is given by formula 2 pi r h plus r. This is the formula. So 2 multiply 22 by 7 because question has asked you to put the value of pi as 22 by 7. Multiply r. Now the value of r was 7 centimeter. So into 7 multiply 2.67 plus 7. Okay. So here you can divide this. 2 multiply 22 multiply add it, you will have 9.67. Okay. ना इसका हम क्या करें, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 425.33 और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो बस आप इसके 2 डिजिट तक रखना और ये आपका फाइनल आंसर है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 12. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle
is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center. ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना, उसी का प्रूफ है कि मैंने क्यों बोला था कि वो दोनों 120 और 60 सप्लीमेंट्री होते हैं, ये उसका प्रूफ है. ओके, so first हम फिगर बना लेते हैं. These this is a circle and these are the two tangents. Okay, PA and PB. Now this is the point of contact of the two tangents to the center of circle. So question is asking you to prove that this and this angle is supplementary. ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है, सो गिवन आप लिख सकते हो that two tangents are given to you, PA and PB. In proof section what you have to prove, because यहाँ find तो नहीं करना है, यहाँ पे proof करना है. So in that section you can write down that angle APB plus angle AOB is equals to 180 degree. ये आपको proof करना है because one supplementary का मतलब इन दोनों का sum 180 degree होता है. Then you will start with your proof. ठीक है, so अब हम start करेंगे अपना proof. अब कुछ चीजें जो आपको पहले से पता है वो ये है कि this is 90 degree and this is 90 degree. ठीक है, दोनों पता है. अब आगे क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल. हम क्या देख रहे हैं, दिस AOPB इज अ क्वाड्रिलेटरल. तो इसका मतलब इसके सारे एंगल्स का सम क्या होगा, 360. चलो कर लो सारे एंगल का सम. एंगल APB, सॉरी हाँ ठीक है, APB एंगल PBO प्लस एंगल OAP प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक, APB नहीं पता तो एंगल APB प्लस PBO पता है 90 डिग्री, OAP पता है 90 डिग्री. ठीक है, AOB नहीं पता प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, अब ये दो 90 90 क्या हो जाएंगे, 180. इधर भेज दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180. यही तो प्रूफ करना था. तो हमने क्या कर लिया, प्रूफ्ड. ठीक है, प्रूफ हो गया हमारा. यही हमें प्रूफ करना था कि दोनों सप्लीमेंट. बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 4 मार्क्स के लिए. आई थिंक बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था. कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बच्चे लगा लेंगे. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है चैप्टर को लेकर तो फिर तो आपके लिए मुश्किल है. ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है. उसी क्वेश्चन का इंटरनल, जिसमें आपको इंटरनल चॉइस दी गई है. तो इधर यू सॉल्व दैट क्वेश्चन और यू प्रूव दैट क्वेश्चन और यू प्रूव दिस क्वेश्चन. So let's see the question statement. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from external point T. Prove that angle PTQ. Now what is angle PTQ? ये वाला एंगल आपका, ये एंगल बोला जा रहा है कि प्रूव करिए ये जो एंगल है वो ट्वाइस है एंगल OPQ. ये OPQ एंगल यानी कि ये, if this is x you have to prove this is 2x. ऐसा आपको प्रूव करना है. Now few things which we already know that this is 90 degree. Okay, and according to the property of tangent this is equal to this. So अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब TPQ एक कैसा ट्राइंगल हुआ, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, जिसमें ये एंगल अगर हम मान लेते हैं थीटा. ठीक है, हमने x माना है बट वो तो मैं आपको समझाने के लिए, बट ऐसे हम क्या मान लेते हैं दैट दिस एंगल इज थीटा. सो तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये बचे हुए जो दो एंगल है ये क्या होंगे, सेम होंगे ना, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो दिस इज इक्वल टू दिस एंगल. होगा कि नहीं होगा? सो क्या होगा, हम ये एंगल निकाल लेते हैं. सो इन ट्रायंगल TPQ, ठीक है, एंगल QPT इज इक्वल्स टू एंगल PQT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है. ठीक है, इसमें से ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं. ठीक, तो अगर हम मान लेते हैं x तो 2x प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. थीटा उधर लेके चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2. ये इनका एंगल होगा. इसे और भी सॉल्व कर सकते हो आप, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 भी लिख सकते हो. अभी हमने कहाँ से निकाला, ये हमने निकाला बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. कुछ ऐसा नया नहीं किया हमने, वही एंगल सम प्रॉपर्टी जो मैं 7th क्लास में पढ़ी थी उसी का यूज किया. ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल का तो हमने कंक्लूड कर लिया. अब हम ये जानते हैं दैट एंगल OPT इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, ये पूरा 90 डिग्री है जिसमें से आपको QPT पता है. तो दिस इम्प्लाइज गिवन, ये तो गिवन है ना,
भाई ये चीज तो हमें पहले से बताई नहीं गई है, बट अकॉर्डिंग टू द थ्योरम वी नो दैट इट इज गिवन दैट दिस इज 90 डिग्री। सो एंगल OPQ क्या हो जाएगा? OPQ हम कैसे निकाल सकते हैं? OPQ निकालने के लिए हम OPT से माइनस कर सकते हैं ना एंगल QPT को। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई? ये एंगल पूरा आपका 90 डिग्री है, ठीक? तो इससे हम इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें यही वाला तो मिलेगा ना, और उसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए OPT आपका हो गया 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस को ब्रैकेट में कर देते हैं थीटा बाई 2। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री क्या हो जाएगा? प्लस थीटा बाई 2। ये सब्ट्रैक्ट हो गया। From here you get that angle OPQ is equals to theta by 2। ठीक है, अब थीटा कौन सा एंगल था? थीटा हमने कौन से एंगल को माना था? हमने माना था PTQ को। सो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल PTQ, जिसे आप अदर वर्ड्स में ये भी तो लिख सकते हो। लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन, अदरवाइज सब एक जैसा ही दिखेगा। सो ब्लू। ओके, सो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। कैसे? हम इस 2 को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दें, है ना? सो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल PTQ। ठीक है, एंड दिस इज ओनली व्हाट क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू कि ये प्रूफ करो कि ये इनका डबल होता है। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये CBSE में काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही प्रूफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक इनकी प्रैक्टिस नहीं किया तो प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कि पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन फिर से आ जाए। ठीक है, चलिए अब हमने सेक्शन सी के इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन कर लिया। सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के थे। नाउ वी हैव केस स्टडी। ठीक है, 2 केस स्टडी आनी थी, सो दिस इज द फर्स्ट केस स्टडी। Trigonometry in the form of triangulation forms the basis of navigation, whether it is by land, sea or air. ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन तो आप जानते हो, आप किसी भी बिल्डिंग का हाइट निकाल सकते हो, किसी भी टावर की हाइट निकाल सकते हो, दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो यूजिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। सो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। GPS or radio navigation system helps to locate our position on Earth with the help of satellites. A guard stationed at the top of 240-meter tower observed an unidentified boat coming towards it. A clinometer or inclinometer is an instrument used for measuring angles or slopes. The guard used clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and find it to be 30 degrees. गार्ड ने ऊपर से देखा, और ऊपर से देखने का मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, और वो उसने देखा कि कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, now based on this data you have to answer the few questions. First is make a labeled figure on the basis of the given information and calculate the distance of boat from the foot of the observation tower. So गार्ड कहाँ खड़ा था? टावर के टॉप पे खड़ा था। उसने कुछ दूर पे एक बोट को आते देखा। सो दिस इज टॉप ऑफ टावर। ठीक है, यहाँ पे गार्ड खड़ा हुआ है और उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है। ठीक है, सो अगर हम मान लेते हैं दैट दिस इज द बेस, ठीक है, तो वो यहाँ से देख रहा है। ठीक, सो ये एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री। ओके, नाउ व्हेन दिस इज 30 डिग्री, तो ये दोनों लाइंस क्या होती हैं? पैरेलली तो होती हैं। ठीक, सो ये क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि इक्वल होते हैं। सो यू हैव दिस बेस इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, इसे आपको ऐसे ही निकालना है बिकॉज डिप्रेशन की बात करी गई है। नाउ ये आपका बेस हाइट और बेस 90 डिग्री बनाते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट फिगर। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। नाउ कुछ चीजें जो क्वेश्चन में दी होंगी, लाइक द टावर हाइट इज 240 मीटर, ओके, एंड द एंगल इज 3। तो टावर की हाइट आपको दी गई है, दिस इज 240 मीटर। ठीक, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द boat. So you will use in this triangle, in triangle TGB, आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। ठीक है, tan 30 degree is equals to perpendicular which is 240 by base which is BG. Okay, now the value of tan 30 is 1 by root 3 is equals to 240 by BG. From here you have the value of BG is equals to 240 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, और आपको कहीं कुछ बोला नहीं गया है कि अंडर रूट 3 की वैल्यू रखो, तो सो यू कैन कीप द वैल्यू एज इट इज, ऐसे ही रख सकते हो।
अब ये BG क्या था? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द टावर. सो 240 under root 3 is the distance between these two, tower and boat. Okay, so required answer यही है आपका. Next question is saying, after 10 minutes, the guard observed that the boat was approaching towards the tower and its distance from the tower is reduced by 240 under root 3 minus. He immediately raised the alarm. What was the angle of depression of the boat from the top of the observation tower? ठीक है, क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि अगर ये गार्ड तो वही खड़ा रहेगा, गार्ड तो हिल नहीं रहा है. पहले उसने जब बोट को देखा था तो बोट यहाँ थी, ठीक है, ये B1 मान लेते हैं. अब उसने देखा कि बोट टावर की तरफ अप्रोच कर रही है तो बोट यहाँ पे आ गई, और जब यहाँ पे आ गई है तो जो डिस्टेंस है ना वो 240 अंडर रूट 3 माइनस 1 है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस. टावर की हाइट तो चेंज हो नहीं जाएगी, दैट विल रिमेन द सेम 240 मीटर. और आपको ये भी पता है कि ये पूरा आपका कितना है, ये 240 है, ठीक है, बिकॉज इतना आपने कैलकुलेट किया है. 240 सॉरी अंडर रूट 3 मीटर, ये आपने पूरा कैलकुलेट किया है कि पहले डिस्टेंस इतनी थी. अब आपको ये बताना है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या होगा गार्ड की तरफ से जब बोट उसकी यहाँ पे पहुंच गई. सो देखिए, अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं तो ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, बिकॉज यहाँ से भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऊपर से बनता है ना, यहाँ से बनेगा, तो जो ये एंगल होगा वही ये सेम. तो अगर हमने इस एंगल को निकाल लिया तो इसका मतलब हमने गार्ड का एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल लिया. सो अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल TB2G, ठीक, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा. ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब बेस देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए लिया गया है. सॉरी, मैंने एक चीज जो गलत आपको लिख दी वो ये है कि ये डिस्टेंस आपकी नहीं है, ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं है. क्वेश्चन ने बोला कि रिड्यूस हो गई, तो रिड्यूस होने का मतलब है कि ये डिस्टेंस आपकी 240 अंडर रूट 3 माइनस 1 है. ओके, सो जब रिड्यूस हो गई तो हमें तो बेस ये लेना है B2G. अब B2G निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 240 अंडर रूट 3 से आपको इस रिड्यूस्ड डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा. तो 240 अंडर रूट 3 माइनस 1. नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, you will have 240 under root 3 minus 240 under root 3 plus 240. ये कैंसिल आउट हो गया, आपको बचा 240. So यहाँ पे आपका आंसर बेस में क्या है, 240, which will give you 1. अब tan थीटा 1 कब होता है, tan थीटा 1 होता है tan 45 डिग्री पे. So this means थीटा is equals to 45 डिग्री. यही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है. सो बस फिगर को समझना था, फिगर आपने करेक्ट बना लिया. देखो, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है. अगर फिगर फॉर्मेशन आपकी सही हुई तो आपका आंसर भी सही आएगा. फिगर फॉर्मेशन गलत हुई तो फिर आंसर गलत हो जाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव अनदर केस स्टडी. पुशअप्स आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ. These are helpful in almost all sports including athletics. While the push-up primarily targets the muscles of the chest, arms and shoulders, support required from other muscles help in toning up the whole body. Nitesh wants to participate in the push-up challenge. He can currently make 3000 push-ups in 1 hour. एक घंटे में 3000 push-ups he can make. But he wants to achieve a target of 3900 push-ups in 1 hour, for which he practice regularly. ठीक है, नितेश एक घंटे में 3000 पुशअप्स कर लेता है, बट उसे टारगेट बनाया हुआ है कि मैं एक घंटे में 3900 कर लूँ, जिसके लिए वो रेगुलरली प्रैक्टिस करता है. With each day of practice, he is able to make 5 more push-ups in 1 hour as compared to the previous day. हर दिन उसकी प्रैक्टिस के हिसाब से वो 5 पुशअप और कवर करता है. लाइक फर्स्ट डे उसने 3000 किया, सेकेंड डे 3005 किया, थर्ड डे 3010 किया. इस तरीके से वो अपनी पुशअप्स को बढ़ा रहा है और टाइम को सेम रख रहा है. ओके, एक घंटा. एंड कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस रेगुलरली टिल हिज टारगेट इज अचीव. जब तक उसका टारगेट अचीव नहीं हो जाता वो इसी चीज को प्रैक्टिस करेगा कि वो हर दिन एक घंटे के अंदर 5-5 पुशअप्स और बढ़ाते जाए. Keeping the above situation in mind, answer the following questions. So let's see the first question. First, form an AP representing the number of push-ups per day and hence find the number of days he needs to practice before the day his goal is accomplished. ठीक है, तो आप खुद देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वो 3000 करता था, फिर दूसरे दिन उसने
3005 किया, ठीक है, दिस इज फॉर फर्स्ट डे, दिस इज फॉर सेकेंड डे, थर्ड डे उसने 3010 किया, दिस इज फॉर थर्ड डे. इन दिस मैनर ही इज गोइंग टू डू टिल ही हैज डन 3900 पुशअप्स इन 1 आवर. ये सारे 1 घंटे का ही काम है. अब ये किस दिन होता है ये हमें नहीं पता, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये एन डे वाले दिन 3900 अचीव कर ले. सो दिस इज योर AP. And now when you have formed the AP, using the formula of finding out the terms, you can find out the number of terms. So AN क्या होता है, ठीक है, AN की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो कि N टर्म पे कौन सी वैल्यू है, तो इसका फॉर्मूला होता है A plus N minus 1D. ठीक है, इसी का यूज करेंगे हम. AN की वैल्यू तो दी गई है भाई, ये AN ही तो दिया गया है आपको कि N टर्म पे क्या वैल्यू, तो दिस इज गिवन 3900. A इज गिवन, A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो 3000 प्लस N नहीं पता, वही तो हम फाइंड आउट करें. D डिफरेंस कितने का आ रहा है, हर दिन वो 5 पुशअप का डिफरेंस रख रहा है, सो 5. ओके, नाउ सॉल्व इट. इसको इधर लेके चले जाओ, यू विल हैव 900 अपॉन 5 इधर आया, डिवाइड हो गया, n माइनस 1, इसको डिवाइड कर लीजिए, 5180. सो 180 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n. सो इसका मतलब कि 181 डे पे, ठीक है, 181 डेज लगेंगे उसे टारगेट अकम्प्लिश करने में, और 181 डे पे वो इस तरीके से इस मैनर में अपने पुशअप्स को 1 घंटे में 3900 कर लेगा. टोटल उसको 181 डेज लगते हैं, बट क्वेश्चन पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ डेज. तो आप ये देख रहे हो कि 3000 तो वो कर ही रहा था ना, सो हमने ये फर्स्ट डे को भी इंक्लूड किया, यहाँ तक आपका 181 डे आया, और हमने इस फर्स्ट डे को भी इंक्लूड किया. तो ये फर्स्ट डे तो इंक्लूड नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हम इसके बीच के डेज निकाल रहे हैं. So when you are finding the value in between, what you have to do, you have to subtract 1. तो इसका मतलब according to the question, minimum number of days will be what? वो आपके उसके लिए आपको फर्स्ट डे को subtract करना पड़ेगा. So your answer will be 180 days. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है और उसके बाद ही आंसर देना है. 181 आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि इतने दिन पे उसने 3900 पुशअप्स का टारगेट अकम्प्लिश कर लिया, बट क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि कितना टाइम लगा. तो टाइम उसको कितना लगा, 180 डेज का लगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव. जितने दिन उसको लगे अपने गोल अचीव करने में, उन टोटल डेज में उसने कितने टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स किए होंगे वो निकालने. तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे जो एपी हमने फॉर्म की है उसका सम निकालना है. नाउ यू नो द फॉर्मूला ऑफ सम, दैट n by 2 within bracket 2a plus n minus 1d. If you know this formula, then इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका सम निकल आएगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स निकल आएंगे. नाउ द नंबर ऑफ टर्म्स हम जानते हैं, ठीक है, कितना था, 181 by 2. 2a, a वाले दिन क्या था, a मतलब 3000 पुशअप्स थे एक पे आपके, तो ये हो जाएगा आपका 6000 प्लस 181 minus 1 into d आपका 5 था. So let's put the value 5 over here. Now 181 by 2. ठीक है, अब यहाँ गलती मत कर देना कि 180 रख देना, नहीं, वो गलत हो जाएगा, n 181 ही है. ठीक है, so 6000 plus 180 multiply 5 अगेन 181 by 2. ये आपका क्या हो गया, 6000 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, यू हैव 900. ओके, सो हियर 181 divided by 2 multiply 6900. okay, now let's divide it first. so ये आपका डिवाइड करने पे क्या आएगा, 3450. फाइनल मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 624450 पुश अप्स. यानी कि 181 डेज की प्रैक्टिस तक नितेश ने इतने पुशअप्स किए. ओके, so this was the last question of this sample paper students. I hope आपको इस sample paper से ये आइडिया मिल गया होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम अब कैसे आने वाले. ठीक है, so keep practicing, be safe, thank you and have a nice day.